साथियों, नमस्कार। नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद आज पुनः आपके साथ दो चार होने का मौका होने का अवसर। लगभग 2 महीनों के अंतराल के बाद आज पुनः आपके साथ एक विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सम्मुख हूँ, आपके साथ हूँ। इससे पहले कि अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ, आप सबसे पुनः, जैसा मैं हर बार करता हूँ, एक अनुरोध कि आप हमारे इस YouTube चैनल को न केवल पसंद करें, लाइक करें, बल्कि शेयर भी करें, लोगों के साथ बांटें और सब्सक्राइब भी करें। मतलब इसके आप सदस्य भी बन सकें, ताकि मैं जो आप लोगों के साथ चर्चा करने की कोशिश करता हूँ या जो चर्चा करता हूँ उसका लाभ या वो सबको मिल सके या सबों तक पहुँच सके। साथियों, जिस प्रकार का जीवन हम लोग पिछले 15-16 महीनों से व्यतीत कर रहे हैं, जिस प्रकार की विषमकारी परिस्थितियां हमारे सामने है, वो अपने आप में एक काफ़ी चिंताजनक है। सदियों से चल रही मानवता के लिए शायद ऐसी परिस्थिति कभी नहीं रही होगी। जिस प्रकार की परीक्षा की घड़ी हमारे सामने है, हमारे सम्मुख है, एक एक सदस्य आज मानव समाज का एक एक सदस्य, चाहे वह विश्व के किसी भी देश में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी गांव, शहर या नगर में हो, आज जिस प्रकार की समस्याओं से वो दो चार है, उसे यह समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से हम इन समस्याओं से बाहर आएंगे या किस प्रकार से इन समस्याओं का हम सामना कर पाएंगे। जिस प्रकार की खबरें, दुख पहुंचाने वाली खबरें आ रही हैं, पिछले 15-16 महीनों के दौरान कोविड-19 या कोरोना ने जिस प्रकार के एक अवसाद में, एक दुखों के जाल में हम लोगों को घेर रखा है, वह काफ़ी चिंतनीय है, बहुत ही अधिक चिंतनीय है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जिस प्रकार से हम कोविड-19 या कोरोना का सामना कर सकें, मैं दवा के तौर पर, औषधि के तौर पर आपसे चर्चा नहीं करूंगा, आपसे संसाधनों की या सुझावों की या इनके समाधान की बात नहीं करूंगा, बल्कि अन्य और भी ऐसे कई कारक हैं जिसके माध्यम से हम कोविड-19 या कोरोना का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि हमने इस कोविड-19 या कोरोना के समय को सफलतापूर्वक साध लिया, इनका सामना कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं यह आश्वस्त करता हूँ कि वर्तमान जो जेनरेशन है, वर्तमान जो पीढ़ी है, वह मानवता के लिए एक गर्व का विषय साबित होगी। न केवल पुरानी पीढ़ियों के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आने वाली पीढ़ियां वर्तमान पीढ़ी से एक ऐसा सबक लेंगी कि कितनी भी विषमकारी परिस्थिति हो, कितनी भी समस्याएं हमारे सामने हो, कितना भी जीवन मरण का सवाल हो, प्रश्न हो, फिर भी डटे रहना, डटकर सामना करना और विजय प्राप्त करना ही मानवता का या मानव समाज का एकमात्र उद्देश्य है और होना चाहिए। साथियों, इसी उद्देश्य के साथ, इसी विचार के साथ आपके साथ आज मैं चर्चा करने के लिए आतुर हूँ, एक ऐसे विषय पर जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। साथियों, आपको मालूम है कि मैं एक लेखक भी हूँ और हमने 2 पुस्तकें अब तक लिख रखी हैं। तीसरी पुस्तक, जिसका शीर्षक फ्रीडम अनफिनिश्ड, मतलब स्वतंत्रता जो अभी तक शायद समाप्त न हो, असमाप्त हो, या जो कहते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता जो प्राप्त न हो या शायद प्राप्त होकर भी अप्राप्त हो, वो हमारी तीसरी पुस्तक है जिस पर मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। वह इस वर्ष के मध्य में या फिर अंत से पहले मार्केट में या आप लोगों के सम्मुख आएगी। बट आज मैं अपनी दूसरी पुस्तक पर चर्चा के लिए बहुत ही व्यग्र हूँ और आतुर हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, बल्कि इसलिए कि इस पुस्तक में ऐसी कई बातें हैं जो हमें कोविड-19 या कोरोना से लड़ने के लिए संबल देती है, ताकत देती है, शक्ति प्रदान करती है। भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक तौर पर, एक मनुष्य होने के तौर पर, एक मानव होने के तौर पर, पारिवारिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, हर दृष्टिकोण से। साथियों, मेरी दूसरी पुस्तक का नाम है डाइवोर्स नेगेटिव्स। डाइवोर्स नेगेटिव्स की जब मैंने बात की, मैंने कई पुस्तक मेलों में भी मुझे आमंत्रित किया गया, मैं उसमें भी गया और हमने अपनी पुस्तक को प्रमोट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए भी जब बात की, और जब पुस्तक का शीर्षक मैं बताता हूं तो लोग ये समझते हैं कि यह ऐसी पुस्तक है जो शायद डाइवोर्स यानी तलाक की चर्चा करती है या तलाक जैसे विषय पर बात करती है। साथियों, ऐसा केवल नहीं है। डाइवोर्स नेगेटिव्स का मतलब है कि हम अपने जीवन से नेगेटिव्स को कैसे डाइवोर्स करें, यानी भगाएं, ताकि हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर
केवल और केवल पॉजिटिव्स रहे और उन पॉजिटिव्स की मदद से, उन पॉजिटिव्स की सहायता से हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकें और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर कर हम यहाँ से ओझल हो सकें। तो इस उद्देश्य पर यह लिखी गई पुस्तक, जो मेरी दूसरी पुस्तक है, जिसका शीर्षक पुनः आपको बताऊं डाइवोर्स निगेटिव्स, यह 2019 में प्रस्तुत हुआ, पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। और मेरी पहली पुस्तक जो डाइवोर्स टू डाइवोर्स थी, वह डेफिनेटली, वह निश्चित तौर पर विवाह और तलाक जैसे विषयों को पर चर्चा करती है। वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध है, जो amazon.com, barnesandnoble.com और एक और वेबसाइट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी ये उपलब्ध है। और मेरी जो दूसरी पुस्तक है, यह भारतीय बाज़ारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए भी एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत ही उद्देश्यपूर्ण बातें करती हैं। इस डाइवोर्स नेगेटिव्स की बुक का ऑफलाइन और ऑनलाइन सेल दोनों भारत में और बाहर भी जारी है। भारत में यह amazon.in और इसके जो पब्लिशर हैं ब्रोसिस पब्लिशर्स, जो नई दिल्ली में है, जिनका ऑफिस है, जिनका पब्लिकेशन हाउस है, वहाँ से भी वो अपने ऑनलाइन भी बेचते हैं। और यह कुछ चयनित चुने हुए ऑफलाइन बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध हैं। यह पुस्तक फ्रेंड्स, साथियों, यदि मैं बात करूं उद्देश्यपूर्ण तरीके से या एक सिंसियर तरीके से, एक बहुत ही ईमानदार तरीके से, तो न केवल ये हमें अपने रोज की विषयों पर, समस्याओं पर और या फिर समस्याओं से सामना करने के आइडियाज़ देती है, शक्ति देती है, संबल देती है, बल्कि यह मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसे पढ़ें, इस पुस्तक से दो चार हों, इस पुस्तक को आप खरीदें, तो डेफिनेटली ये आपको कोविड-19 और कोरोना से लड़ने के लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं। हमारे जीवन में आज ऐसी क्या विसंगतियां पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से हम कोविड-19 का सामना कर रहे हैं या कोरोना का सामना कर रहे हैं, और कैसे उन विसंगतियों को दूर कर सकें, इन सब पर चर्चा करती हुई यह पुस्तक, मेरी दूसरी पुस्तक डाइवोर्स निगेटिव्स है। साथियों, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक और बात आपसे जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने 12 जुलाई को, 30 अगस्त को और 25 अक्टूबर को कोविड-19 या कोरोना से संबंधित अपने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखें, सुने, समय निकालकर, जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, यदि आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कोविड-19 क्या है, कोरोना क्या है और कैसे इसका हम सामना कर सकते हैं। हमारी सरकारों ने, हमारे जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारें हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, किसी भी देश की सरकार हो या फिर पूरे विश्व का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, किस प्रकार से उसने कोविड-19 या कोरोना का सामना करने के लिए क्या रोल अख्तियार किया, क्या रोल अपनाया, क्या प्रयास किए, उन सब पर चर्चा करती हुई मेरे 3 वीडियोज़ जो हमने पहले डाल रखे हैं, 12 जुलाई, 30 अगस्त और 25 अक्टूबर। यदि आप इसको सुने, देखें, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों 15-16 महीनों के दौरान कोविड-19 बारंबार लगातार अपना सिर उठाकर पुनः हमें परेशान करने के लिए, हमें दुख पहुंचाने के लिए हमारे सामने फिर खड़ा क्यों हो जाता है। क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने केवल टाइम पास किया है, सीरियस तौर पे गंभीरतापूर्वक न तो इस पर कोई ऐसा कार्य किया, न ऐसी कोई कार्यवाही की, न ऐसे कोई विकल्प तलाशे कि जिससे इसका संपूर्ण समग्र रूप से सामना किया जा सके। मैं साथियों अपने उद्देश्य पर आऊँ, आज की चर्चा का जो मूल उद्देश्य उस पर आऊँ, तो जो मेरी पुस्तक है दूसरी, डाइवोर्स निगेटिव्स, यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो इसको खरीदने का, इसका ISBN नंबर, इसके सारे डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से भी इस पुस्तक का डिस्क्रिप्शन देख करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। एक ऐसी पुस्तक है जो छोटे छोटे स्मॉल टिप्स देती हैं लाइफ के लिए, एक सक्सेसफुल लिविंग के लिए, जो इजी सॉल्यूशंस देते हैं हमारे डे टू डे इश्यूज़ के लिए, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी बेस्ड, जो हमें सिखाते हैं, हमें सीख देते हैं अपने लिविंग के लिए, और जो हमें एक और सीख देते हैं हाउ टू टैकल, कैसे हम टैकल करें अपने स्मॉल इश्यूज़ को, जो हमारे डेली लाइफ में बिल्कुल अप्रत्याशित तौर पर, एकदम आकस्मिक तौर पर जो सामने आ जाती हैं। यह हमें एक वित्तीय सीख भी देते हैं, अनुशासन भी देते हैं, प्रबंधन का भी सीख देते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब एक वित्तीय जानकारियों को कैसे प्राप्त कर सकें, वित्तीय व्यवस्थाओं को कैसे हम समग्र सुचारू रूप से रख सकें, कैसे हम वित्तीय तौर पर भी अपने आप को, पारिवारिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर कैसे हम काफ़ी अच्छी तरीके से न केवल कमा सकें बल्कि उसे हम बचा भी सकें, उसके भी आइडियाज़ इस पुस्तक में उपलब्ध हैं।
यह आइडियाज़ और भी देते हैं कि कैसे हम खुश रहें, संतुष्ट रहें, और कैसे हम स्वयं के साथ, अपने साथ और दूसरों के साथ, अपने साथ साथ दूसरों के साथ, जो कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जीवित हो या अजीवित हो, चर हो या अचर हो, जो भी हो, हर किसी के साथ कैसे हम बहुत ही एक 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 ईजफुल लाइफ, जिसे कहते हैं इजी लाइफ, या बिल्कुल ही सुचारू रूप से जिस 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 प्रकार से हम उनके साथ रह सकें, एक सहचर्य के साथ हम जीवित रह सकें, जीवन यापन कर सकें। यह टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादक हैं, अतिथि संपादक हैं, गेस्ट एडिटर हैं, जिन्होंने इसको रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि यह हमारे समय की हमारे आदर्श मॉडर्न टाइम की, हमारे वर्तमान समय की एक गीता है। एक आपको मालूम है कि एक गीता भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था, जब महाभारत युद्ध होने वाला था उससे ठीक पहले उन्होंने अर्जुन को जीवन का संदेश दिया था। तो शायद उन्होंने भी कहा है कि यह पुस्तक आज के समय में हम लोगों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देती है, और इसलिए इसे गीता ऑफ मॉडर्न टाइम्स कह सकते हैं। हम कैसे अपनी विसंगतियों को, अपनी अपनी अपने गलत चीज़ों को, और या फिर अपने आप को कैसे हम एक परिष्कृत कर सकते हैं, डिक्लटर कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर, वित्तीय तौर पर, शारीरिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, धार्मिक तौर पर या फिर और भी किसी भी रूप में आप कल्पना कर सकें, उन सभी चीज़ों के मामले में हम कैसे अपने आप को एक परिष्कृत रूप से, अपने आप को सफल जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में यह पुस्तक बात करती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँ फ्रेंड्स, चूँकि यह शब्द डाइवोर्स इस पुस्तक के शीर्षक में शामिल है, तो स्वाभाविक है कि डाइवोर्स यदि है तो कहीं न कहीं हमने विवाह यानी मैरिज यानी विवाह यानी शादी के ऊपर भी कुछ न कुछ बात इसमें ज़रूर की होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, साथियों, मेरा यह मानना है कि विवाह या शादी या वैवाहिक जीवन अपने आप में एक संपूर्ण पाठशाला है, जो हमें जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत तरह की सीख देती है, बहुत तरह के एक 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 लेसन्स देती है, जिसके सहारे हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकें, और जब ओझल हों तो यह अपने आप में गर्व भी कर सकें कि हमने एक सफल जीवन व्यतीत किया है, और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमसे प्रेरणा ही लेंगे, बल्कि हमें गालियां नहीं देंगे, हमें आप शब्द नहीं कहेंगे हमारे ओझल होने के बाद भी। साथियों, यह पुस्तक लगभग 6 अध्यायों में विस्तृत है, 6 चैप्टर्स हैं, 200 पृष्ठ की यह पुस्तक है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें, तथ्य और जीवन संबंधी कई चीज़ें इसमें चर्चा की गई हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें हमने कोशिश ये की है कि हम ऐसे विषयों पर हम चर्चा कर सकें, कम से कम समय में साधारण शब्दों में इस प्रकार चर्चा कर सकें कि हर एक व्यक्ति, हर एक पाठक के लिए यह पुस्तक रुचिकर हो, पसंद आए, और वह इसमें से कुछ न कुछ सीख ले सके। साथियों, आज की इस चर्चा में मैं कुछ ऐसे पैराग्राफ्स, कुछ ऐसे संस्मरण अपनी पुस्तक से ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ दो चार करूंगा, आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, ताकि आप एक आइडिया लगा सकें, एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि यह पुस्तक हमें सफल जीवन जीने के लिए क्या अध्याय या क्या लेसन या क्या सीख देती है। तो पहला पैराग्राफ मैं जिसे शुरू करूं साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप गौर से सुने और समझें और देखें कि यह पुस्तक क्या बात करती है। पालने से लेकर कब्र तक हम सबको घर की अहमियत हमेशा रहती है। हमारे लिए घर सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जिस किसी को भी मौका मिलता है तो वो सबसे पहले उसका एक सपना होता है कि मेरा एक घर हो, सुंदर, अद्भुत, छोटा हो लेकिन सुंदर हो, छोटा हो लेकिन ऐसा हो जो जिसमें हम अपने सुख और चैन के दिनों को व्यतीत कर सकें। यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को व्यतीत करने, सीखने और प्रकट करने का प्रयास करते हैं। हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें संख्या, मात्रा या गुणता या गुणवत्ता से भरपूर जीवन जीने की आवश्यकता होती है। हमारे दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक हम अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश करते हैं, और अपने सुखों की तलाश भी करते हैं, उसे घर कहते हैं। यहाँ तक कि हम अपने सबसे परम प्रिय और चरम क्षणों के बीच भी, जो कि अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम के बीच दौरान भी हम मरना नहीं चाहते, और हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर और मैं अपने घर में सर्वदा सर्वथा रहूं, जीवित रहूं। दूसरा अध्याय फ्रेंड्स, यदि मैं उसकी बात करूं,
तो बचपन से ही मेरी यह मान्यता रही है कि हम में से हर एक यहाँ जो भी धरती पर हैं उनके साथ या उनके लिए जीवन का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। बिना उद्देश्य का कोई भी, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, चर हो या अचर हो, कोई भी प्राणी हो या कोई भी तत्व हो, उसका कोई न कोई उद्देश्य इस पृथ्वी पर अवश्य, इस धरती पर अवश्य, बिना उद्देश्य का कि कोई भी यहाँ पर अवस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मैं शायद गलत नहीं सिद्ध होऊं और इसे अपने जीवन की आखिरी सांस तक ले जाने में सक्षम रहूं। यह मुझे किसी भी व्यक्ति का अनादर न करने और उसे गंभीरता से नहीं लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उचित रुचि भी पैदा करता है। इस भावना के कारण मैं किसी भी व्यक्ति को कभी भी अनादर नहीं कर सकता और न ही कभी उसे मैं गंभीरता से न लूं। ऐसे क्षण भी मेरे या ऐसे विचार भी मेरे मन में नहीं आते। मुझे लगता है कि हम अपने व्यक्तिगत या कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और समावेशी विकास के लिए शायद कहीं न कहीं से ये एक भावना अपने हम में से प्रत्येक में होना आवश्यक है। तीसरे पैराग्राफ की यदि बात करूँ फ्रेंड्स, हमारी नौकरी या रिश्ता कोई भी हो, शुरुआत में यदि हम देखें तो हर नौकरी या हर रिश्ते में बहुत ही गर्माहट होती है, बहुत ही गर्मजोशी होती है, बहुत ही ताजगी होती है, एक बहुत ही अति मतलब क्या कहा जाए, एक अप्रत्याशित तीव्रता होती है जो हमें आसपास के लोगों तक पहुंचाती भी है और उनको हमें मुझे से प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए उकसाती भी है। यदि हम न केवल इन्हें इस चीज़ों को, ताजगी या तीव्रता को यदि हम बनाए रखें, बल्कि उस नौकरी या रिश्ते में अपनी यात्रा के दौरान इसे सुदृढ़ करने में सक्षम हैं, तो शायद हम खुद को हमारे प्रयासों के प्रतिफल तक ले जाने में भी सक्षम होंगे। हम इसे कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक ऐसी अदृश्य चीज़ है जिसे हम फिल्टर कह सकते हैं, एक फिल्टरिंग सिस्टम। हमें मानव शरीर के अंदर एक ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम है जो हम में से प्रत्येक को अपने अंदर अच्छी चीज़ों को खोजने और सक्रिय करने के लिए सक्रिय करता है, आवश्यकता महसूस कराता है। फ्रेंड्स, अगले पैराग्राफ की यदि और हम बात करें तो सर्वशक्तिमान ने, हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह उपलब्ध कराया है, मुहैया किया है या दिया है। इसका मतलब यह है कि हम कम बोलें या बोलने से पहले 2 बार 4 बार जरूर सोचें, और या फिर कम बोलें और अधिक सुनें। कम कहा जाए वो बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम वैचारिक तौर पर या बिना कुछ लगाम कि हम बहुत ज़्यादा कह दें। उससे बेहतर यह है कि कम बोलें। यह दर्शकों को एक असंतृप्त भूख, चाहत और बहुत अधिक विकल्पों पर विचार करने के लिए बाधित करता है, के लिए प्रेशराइज करता है, के लिए जोर देता है, के लिए बल्कि उनके लिए एक असंतृप्त, अतृप्त भूख, चाहत या बहुत अधिक विकल्पों के लिए उन्हें जागृत करता है, उन्हें सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमारे प्रति जवाबदेही की भावना भी पैदा करता है या करेगा, और जो न केवल हमें अपने कर्तव्यों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अनुमति देगा, बल्कि हमारे लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण कल्याण की ओर बढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी अधिकार भी प्रदान करेगा। कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि हम बोलने से पहले सोचें। 2 कान और 1 मुंह का मतलब यह है कि कम बोलें, अधिक सुने, या फिर बोलने से पहले अधिक सोचें। अगले पैराग्राफ की ओर यदि फ्रेंड मैं अग्रसर हूँ, बात करूँ, तो यह एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, चूँकि हम लोग मानव जीवन के अंतर्गत हैं, एक मनुष्य हैं, सामाजिक तौर पे हम सक्रिय रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य परिवार और व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर अपने साथ कई चाहतों, उद्देश्यों और जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को लेकर जीवित रहता है, कार्यशील रहता है। तो इन सब के बीच यदि बात मैं व्यक्तित्व के ऊपर न करूं तो शायद यह एक अधूरी चर्चा रहेगी। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो अपने आप में हम सबको दूसरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक प्रस्तुत करती है, खड़ा करती है। व्यक्ति को परिभाषित करने वाली चीज़ को ही व्यक्तित्व कहा जाता है, पर्सनालिटी कही जाती है। व्यक्तित्व को एक पुरुष या एक महिला कहा जाता है, या फिर हम एक अनजान उस
वनस्पति की तरह हैं या उस प्राणी की तरह हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को न तो जानता है न जानने की कोशिश करता है। यह व्यक्तित्व ही था जिसके कारण दुनिया भर में कई लोगों को पहचान मिली, एक सेलिब्रिटी की का स्टेटस मिला और जिसके बारे में बात करने के लिए हम बाध्य रहते हैं, जिसकी हम आज भी जिन लोगों को हम ऐसे लोगों को हम आज भी याद करते हैं। यह दुनिया अभी भी ऐसे व्यक्तित्वों से भरी हुई है और कुछ का यदि मैं नाम लूँ तो शायद बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हमारी चर्चा से हट जाएंगे, दूर रहेंगे। इसलिए मैं किसी भी व्यक्तित्व पर का नाम लेकर अपनी चर्चा को सीमित नहीं करूँगा। इस तरह के प्रतिष्ठित और विशिष्ट व्यक्तित्व आज भी संभव है, बशर्ते कि हम जिम्मेदार हों, सहकारी हों, सहचर भावना के साथ रहें और पूरी तरह से मेहनती भी हों और एक आवेग, एक तीव्रता और एक ताजगी के साथ अपने आप को सक्रिय भी रख सकें। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम प्यार या प्रेम कहते हैं। प्यार करना या प्यार होना वह है जिसके लिए हम सब मरते हैं। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शायद प्यार की अभिलाषा न करे। हम उसी के लिए बड़े भी होते हैं, उसी के लिए जीवित भी रहते हैं, क्योंकि बिना प्यार के हम कोई काम भी नहीं कर सकते, किसी से रिश्ता भी नहीं निभा सकते, बल्कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्यार के साथ रहना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अकेले प्यार में प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं रहती है। सारी सीमाओं का उल्लंघन यदि किसी में होता है तो वह शायद प्यार ही है। यह हमें पूर्ण और फलदायी जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। यह हमें जीवन के कई महान सबक भी सिखाता है और हम अन्यथा यदि हम वो सबक न लें तो शायद हम कुछ भी नहीं सीख सकें। प्यार ही ऐसा चीज़ है, ऐसी भावना है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हम सबको झटके भी देता है, यह हम सबको कई प्रकार के ऐसे झटके देता है जो शायद हम झेल भी ना सकें। यह हमें भूकंपीय, सुनामी जैसी या ज्वालामुखी ये झटके देता है, ऐसी परेशानियां भी देता है, लेकिन फिर भी हम में से प्रत्येक शायद प्यार के लिए फिर भी मरते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे भी रस हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी झटके हो, सारे प्यार के झटके या प्यार की समस्याएं जो होती हैं वह जीवंत रस और आनंद से भरे हुए होते हैं। साथियों, हमारे मनुष्य जीवन में जिसे हम लोग एक पितृवादी या पितृसत्तात्मक व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के बाद भी इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हमारे समाज में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। महिलाओं के बिना इस समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिला मुक्त समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते और सदियों से चली आ रही ये मानव सभ्यता भी बिना महिलाओं के पूर्ण नहीं हो सकती। महिलाएं हम सब के लिए एक बहुत ही आवश्यक कड़ी हैं, आवश्यक पहलू हैं, आवश्यक क्या कहा जाए, एक साधन है या संसाधन है या कड़ी है या समर्थक संबल हैं। हमें ऐसे ऐसे परिस्थितियों में हमें सहायता करती हैं जो शायद पुरुष होकर हम अकेले झेल न सकें। अगला पैराग्राफ फ्रेंड साथियों, महिलाओं के ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। महिलाएं एक महत्वपूर्ण सहयात्री हैं जो हमारे मानव जीवन में एक बहुत ही अनूठे प्रकार की ताजगी प्रदान करती हैं। उनके बिना मुझे लगता है कि इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है। वे केवल व्यक्तियों और परिवारों की संख्या के लिए के अस्तित्व के लिए एक अतृप्त अमृत का काम करती हैं। महिलाएं स्वयं में, अगर मैं कहूँ, आप सबको मालूम होगा कि हिंदू परंपराओं के अंतर्गत एक अमृत मंथन हुआ था और अमृत प्रकट हुआ था जिसे देवताओं में बांटा गया था। यदि मैं महिलाओं को उस अमृत की संज्ञा दूँ तो शायद उनके अस्तित्व के लिए एक ऐसी संज्ञा होगी जो उनको पूरी तरीके से परिभाषित न कर सके। उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वे अपने अगले जन्म या जीवन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हैं। वे धरती पर जन्म देकर या पृथ्वी पर आती हैं, जन्म देती हैं और अपने ऋण के बोझ को पूरा करने के लिए या अपने ऋण का भुगतान करने के लिए अपने बच्चों को जन्म देकर उन सारे ऋणों से स्वयं को मुक्त कर लेती हैं और इसीलिए वो अपने अगले जीवन में या अगले जन्म के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। वह पृथ्वी के किसी भी प्रकार के ऋण को अपने कंधों पर लेकर नहीं जाती हैं। यह सौभाग्य हम पुरुषों को उपलब्ध नहीं है। यदि हम बारीकी से या फिर सही तरीके से अगर अध्ययन करें, पालन करें या नज़र डालें
तो हमें उनके अस्तित्व से कई सबक सीखने का मौका मिलता है। पुरुषों के रूप में हमारे पास अपनी मातृ धरती के लिए या पृथ्वी के लिए या अपनी भारत धरती माता के लिए या फिर पृथ्वी माता के लिए जो ऋण हमारे पुरुषों के ऊपर है या कंधों पर है, या जो कर्ज है या जो ऋण है, उसको चुकाने का हमारे लिए ऐसा कोई विकल्प हमें नहीं मौजूद है जो महिलाओं के पास है। और इसी वजह से महिलाएं पूजनीय हैं, प्रेम के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। साथियों, जैसा मैंने कहा कि इस पुस्तक में चूंकि शीर्षक डाइवोर्स नेगेटिव से, तो कहीं न कहीं विवाह पे भी चर्चा अवश्य होगी। तो अगला पैराग्राफ जो महत्वपूर्ण है वह विवाह के ऊपर ही है। शादी या विवाह वह चीज़ है जिसे हम सभी करने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि लंबी उम्र से चाहत रखते हैं, काफ़ी लंबे समय से चाहत रखते हैं। इसके लिए हम धैर्यपूर्वक या अधीरता से हम इसकी प्रतीक्षा भी करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में, सबके जीवन में घटित होता ही है। अधिकतर लोगों के जीवन में यह घटित होता है। यह हमें प्यार करने और प्यार देने और प्यार लेने का एक लाइसेंस प्रदान करता है। यह हमें प्यार के नाम पर जो कुछ भी करना है, करने का एक लाइसेंस देता है। एक ऐसी चीज़ प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम प्यार दे भी सकते हैं, प्यार ले भी सकते हैं। इसमें हमारे संबंधित जीवन के प्रक्षेपक वक्र को बदलने की अपार क्षमता रखता है। विवाह एक ऐसी चीज़ है, विवाह या शादी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके जीवन में एक ऐसी घड़ी या एक ऐसा समय प्रदान करता है, या एक ऐसा हमारे जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में एक ऐसे क्षण देता है जो अपने आप में नायाब है, अपने आप में अनूठा है। यह हमारे जीवन को एक नया रूप प्रदान करता है, एक नया उद्देश्य देता है। यह हमें कुछ नहीं से बहुत कुछ या फिर सब कुछ में बदल सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। विवाह या शादी वह है जो एक पुरुष को पुरुष बनाता है और एक स्त्री को पूर्ण स्त्री बनाता है। एक पुरुष को पूर्ण पुरुष बनाता है और एक स्त्री या महिला को पूर्ण स्त्री या एक महिला बनाता है। तो विवाह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, विवाह पर ही चर्चा को यदि मैं जारी रखूं तो एक और पैराग्राफ जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगा, विवाह सभी प्रकार के सीखों में, पाठों में या लेसन्स में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सभी सिद्ध सिद्धांत जो सदियों से चले आ रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, प्रबंधन से, आर्थिक विषयों से, राजनीतिक विषयों से, सामाजिक विषयों से, पारिवारिक विषयों से, मनोवैज्ञानिक विषयों से, भावनात्मक विषयों से, प्रशासनिक विषयों से, शैक्षणिक विषयों से, किसी भी विषय पर संबंधित हो, सभी प्रकार के पाठ या सीख या लेसन इसमें शामिल हैं। सभी प्रबंधन शब्द जाल या डिक्शनरी या वोकेबुलरी में जो भी शब्द हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई भी सीख है, जो भी पाठ है, जो भी लेसन है, यह हम सबको सिखाता है। विवाह या शादी हमें सीखने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे रहना है, कैसे एकजुट इकाई के रूप में, दो होकर भी एकजुट एक इकाई के रूप में कैसे सरवाइव करना है, कैसे सफल रहना है, कैसे जीवन यापन करना है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे एक दूसरे के लिए समर्पण करें, बलिदान करें, और फिर भी हम सर्वदा हमेशा हमेशा जीतते भी रहें, विजयी रहें। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन साथी से कितनी और क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितनी उम्मीद करनी चाहिए, कैसी उम्मीद करनी चाहिए, और फिर क्या उम्मीद भी करनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे सामानों को, संसाधनों को साझा करने में कितना हम सक्षम हैं, अच्छे हैं, पर्याप्त हैं या अपर्याप्त हैं। यह हर प्रकार की सीख देने में सक्षम है। यह हमें अपने खुद की एक दुनिया बनाने में भी मदद करता है। एक जीवन जैसा हम सोचते हैं वैसा है या नहीं है। साथियों, एक और बात मैं यदि कहना चाहूँ, विवाह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन मीठा है यदि हम मिलजुल कर रहें। लाइफ इज़ ऑलवेज बेटर इन टूज, लाइफ इज़ नॉट बेटर इन वंस। अकेले रहने में, एकाकी रूप से रहने में कोई भलाई नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई सफलता नहीं, कोई परिपूर्णता नहीं है। साथियों, अगले पैराग्राफ की यदि मैं चर्चा करूं, जो कि महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, तो उस पर मैं बातचीत करते हुए यदि आगे बढ़ूं, तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक हर रचना द्वारा भगवान ने उसके जो बनाई है, जो भी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की रचना हो, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, उसके गुण या अवगुण, उसकी उपयोगिता या हानिकारकता के अनुसार उसे पसंद या नापसंद किया जाता है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो,
उसे हम उसके गुण या अवगुण, उसकी उपयोगिता या हानिकारकता के अनुसार उसे हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज़ के लिए या किसी भी के लिए प्रेम या घृणा किसी के या उसके सापेक्ष महत्व में वृद्धि या कमी का बहुत बड़ा कारण होता है। उसका गुण या अवगुण इस सब चीज़ों में हमें मदद करता है कि हम उसे पसंद करें, उससे प्रेम करें या उससे घृणा करें। दोनों प्रकार की रचनाओं को उनके संबंधित विशेषताओं की मदद से ही एक दूसरे से पहचाना जाता है या फिर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। उनके संबंधित गुणों की मदद से ही दोनों, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, अच्छे हो या बुरे हो या जो भी हो, उपयोगी हो या हानिकारक हो, हमें अपनी उपस्थिति महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं। जो जितना ही अच्छा होगा या जितना ही बुरा होगा या जितना ही उपयोगी होगा, जितना ही हानिकारक होगा, हम उसके गुणों या अवगुणों के आधार पर ही उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का अनुभव करते हैं। साथियों, इस प्रकार के कई चर्चा, कई महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्व की बातें हमने अपने पुस्तक डाइवोर्स नेगेटिव्स में उद्धृत कर रखी है, शेयर कर रखी है और ये मेरे जीवन के अनुभवों से संदर्भित हैं। मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मौका लगे, अवसर लगे तो जरूर इसे खरीदें और इसे आप पढ़ने की कोशिश करें। अगले पैराग्राफ की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक, जैसा हम कहते हैं, मार्केट या बाजार या कस्टमर या सेलर, बायर और सेलर, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर या यूजर, एक बात होती है। अर्थशास्त्र हम सब के लिए जीवन में महत्वपूर्ण है। तो न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि आपूर्ति और मांग, सप्लाई और डिमांड का सिद्धांत प्रत्येक जगह, हर जगह काम करता है। जैसे यह कहा जाता है कि एक बाजार को स्वस्थ और टिकाऊ बनाए रखने के लिए एक विक्रेता और एक क्रेता का होना ही चाहिए, खरीदार और बेचने वाला दोनों होना ही चाहिए, और दोनों बाजार को हमेशा के लिए बनाए रखना हो तो इन दोनों को एक दूसरे का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि दोनों में से एक भी अनुपस्थित हो गए तो बाजार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसी तरह यदि हम अपेक्षाओं के मिलान के तंत्र को यदि हम जानते हैं कि तो हम बेहद सफल होंगे, बल्कि हमारा समाज भी बेहद सफल होगा। हम पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ही सफल रहेंगे। हमें दूसरों से कितनी अपेक्षा रखनी या करनी चाहिए और दूसरों को हमसे अपेक्षा करने के लिए कितना प्रोत्साहित हम उन्हें करें कि हमसे वो कितनी अपेक्षा रखें या अपेक्षा करें। जिस दिन, जिस समय, जिस अवस्था में या जिस प्रकार भी हम इस गुण को हम समझ लेंगे, हम अपने आप में एक सफल जीवन व्यतीत करने वाले रहेंगे। हम व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर बहुत ही परिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण रहेंगे। साथियों, अगली चर्चा और मेरी आज की इस चर्चा की यह अंत का अंतिम पैराग्राफ जिसे मैं बात करूं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सहमत भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने अब तक जो भी चर्चा की है उससे आप अवश्य सहमत होंगे। बल्कि आज की ये जो अंतिम पैराग्राफ की मैं बात जो करने जा रहा हूँ, यह इससे भी आप अवश्य सहमत होंगे। एक शब्द है फ्रेंड्स, यदि अंग्रेजी की हम बात करें, हिंदी की नहीं, हालांकि मैं ये चर्चा हिंदी में कर रहा हूँ, लेकिन मैं यदि अंग्रेजी के एक शब्द की बात करूँ तो एक शब्द है बी, जिसका प्रयोग बहुत जगहों पर, बहुत चीज़ों के साथ किया जाता है, कभी आगे लगाकर, कभी पीछे लगाकर। लेकिन आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ इस सेंस में कि कैसे हम अपने जीवन को न केवल सफल करें, बल्कि जिस विषमकारी परिस्थितियों से हम दो चार हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, उससे हम उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें, सफल हो सकें और अपने मानव समाज को हम सुरक्षित भी रख सकें और कोविड-19 या कोरोना को हम पराजित भी कर सकें। उसके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका नाम है बी। तो बी सेल्फ, बी मैरिड। मैरिड मतलब आप शादीशुदा हैं या फिर वैवाहिक ही रहें तो शायद दो मिलकर के आप इससे लड़ सकते हैं। अकेले होने पे आपकी हार, आपकी पराजय सुनिश्चित है। बी सेल्फ का मतलब है फ्रेंड्स कि आप अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उनको आप निखारें, उनको आप पहचानें, उनका उपयोग करें। और बी मैरिड मतलब अपने गुणों के साथ आप स्वयं को वैवाहिक भी रखें, शादीशुदा भी रखें, लंबे समय तक रखें, ताकि आप जब जीवन व्यतीत करके ओझल भी हों तो लोग आपसे प्रेरणा ले सकें। यह हमारी कई प्रकार की समस्याओं को हल कर सकता है। बीई का अर्थ है मूल बातें, बेसिक्स, यानी मूल, मौलिकता, और एथिक्स का मतलब है नैतिकता। तो बेसिक्स, मौलिकता, एथिक्स, नैतिकता। तो जिस दिन भी हम यह जान जाएं कि हमें मौलिकता को और नैतिकता को हमेशा पकड़ कर रखना है, चाहे हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, कुछ भी करने की कोशिश करें, तो इस मौलिकता और नैतिकता के साथ हम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे। बेसिक्स और एथिक्स के साथ हम सफल ही रहेंगे।
हम जो भी करते हैं हमें उसकी मौलिकता और नैतिकता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अप्रत्याशित क्षणों को, अप्रत्याशित परिणामों को, विषमकारी परिस्थितियों जैसा कि वर्तमान समय में हम आज झेल रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, ये दो शब्द हमें अपने सभी कष्टों से बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। मौलिकता और नैतिकता। मौलिकता हमें अपनी जड़ों को मजबूती से चलाने में, मजबूत बनाए रखने में सक्षम बनाएगी और नैतिकता हमें अच्छी और स्थायी वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में सक्षम बनाएगी। बीई यानी मौलिकता और नैतिकता यानी एथिक्स और बेसिक्स और एथिक्स किसी भी चीज़ के लिए, बल्कि हर एक चीज़ के लिए सबसे अच्छा जीतने वाला संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है फ्रेंड्स हमारी ये चर्चा, आज की चर्चा आप सबको डेफिनेटली, निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी। साथियों, एक बार पुनः यदि मैं बात करूं अपनी इस पुस्तक के संदर्भ से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश देना चाहता हूं कि कोविड-19 वर्तमान में जो हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं, या कोरोना जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, हमारी यह जो पुस्तक है डाइवोर्स नेगेटिव्स, यदि आप उसे पढ़ें, उसे देखें, उसे अपने साथ आत्मसात कर सकें, तो निश्चित तौर पर आपको न केवल आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों से, समस्याओं से सामना करने के लिए ताकत संबल देगी, बल्कि कोविड-19 और कोरोना से भी लड़ने में बहुत ही आपको शक्ति संबल प्रदान करेगी। और मैं यह गारंटी के तौर पर कह सकता हूँ फ्रेंड्स। साथियों, इस चर्चा को और अधिक लंबा करने से बेहतर है कि मैं इसे समाप्त करूं, बट समाप्त करने की बजाय के पहले एक अनुरोध और आपसे करना चाहता हूं कि कृपया आज की इस चर्चा को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ताकि जो भी चर्चा हम करते हैं उसका लाभ उन सबको मिल सके, सभी को मिल सके, और पूरी न केवल हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज को, बल्कि हमारे देश को और हमारे इस पूरे विश्व को इसका लाभ मिल सके। वसुधैव कुटुंबकम हमारा उद्देश्य है, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं। इन शब्दों के साथ फ्रेंड्स चर्चा को समाप्त करता हूँ। आप सबको एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।